Hello everyone and welcome to another episode of आत्मनिर्भर। हमारे शो में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से जिन्होंने अपना रास्ता चुना, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें नौकरी नहीं करनी है और उन्हें अपने चुने हुए रास्ते पे चलना है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ अमित पटेल जी हैं। अमित पटेल जी सीईओ हैं चलबो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। चलबो इंडिया एक स्टार्टअप है, अवॉर्डेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्या है डिटेल में जानेंगे अमित जी से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। थैंक यू सो मच। स्टार्टअप पे आने से पहले अमित जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप हमें अपनी चाइल्डहुड जर्नी के बारे में बताएं, बचपन के बारे में बताएं। कैसा रहा था आपका बचपन? बेसिकली मेरा जन्म रायगढ़ जिले में हुआ था। रायगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक सिटी पड़ता है छत्तीसगढ़ में। वहां मेरा जन्म हुआ था 1996 में। देन उसके बाद हमारा गांव वहां से 45 किलोमीटर दूर है और मेरे फादर की पोस्टिंग हुआ करती थी जसपुर जिले में, जो कि छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बेसिक एजुकेशन मेरा वही जसपुर जिले के अंदर ही हुआ था। उसके बाद 2003 में मेरी फादर की डेथ हो गई, तो फिर अपनी पूरी फैमिली मूव करके गाँव आ गई थी। और गांव आने के बाद फिर जर्नी चल ही रही थी। तो उसके बाद से फिर बेसिक स्कूलिंग मेरी मतलब आप बोल सकते हैं कि 15 से 20 स्कूलों में मैंने अपना बचपन काटा है। तो एक तरीके से एडवेंचरस स्कूलिंग मैंने की हुई है। और कॉलेज मैंने ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ से की थी। तो ये मेरी सी बेसिक ब्रीफ जर्नी थी मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। जी, तो सर आपने बताया कि फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद आपने कई सारे स्कूल्स बदले, आपको गांव में आना पड़ा, गांव से आपने स्कूलिंग करी। स्कूलिंग करने के बाद आपने कॉलेज किया ओपी जिंदल से। तो सर कॉलेज में क्या किस्से रहे, कैसा रहा आपकी कॉलेज लाइफ? मैंने सुना था शायद आपको एक टीचर की बात बुरी लग गई थी, एक टीचर ने शायद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी रिजेक्ट कर दी थी। तो वो क्या किस्सा था, जरा विस्तार से बताएंगे? एक्चुअली बात ये हुई थी कि मेरी 6 से लेकर 12 तक की बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। तो हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था और पूरी कॉलेज की एजुकेशन मेरी इंग्लिश मीडियम पे हुई। तो वहां पे दिक्कतें तो आती थी इनिशियल लेवल पे कि आपको समझने में दिक्कत होती थी या कन्वर्ट करने में, कि एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट से इंग्लिश पूरे डोमेन पे जाना एक चैलेंजिंग फेज था। और उस चैलेंजिंग फेज पे काम भी अच्छे से मैं कर रहा था। लगभग 4 से 5 सेमेस्टर तक मैंने कोशिश किया। तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था। यही बीच में हमारा एक माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट का काम हुआ करता था। इंजीनियरिंग के हर स्टूडेंट को पता होगा। तो उस समय हुआ क्या, मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था और शायद उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में छोटी छोटी गलतियां थी और जो हमारे प्रोफेसर को पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने उसको फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक दिया था। और उस दिन मेरे को लगा था कि नहीं, अब तो कुछ करना है। तो उसके बाद से मैं उस समय अपने क्लास में टॉप 10 पे भी नहीं आता था। मतलब अब टॉप 10 तो छोड़ दीजिए, मैं टॉप 30 के बराबर के कैटेगरी पे भी नहीं आता था 60 के क्लास में। मतलब एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो वहां से मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना है। अब ये मेरे मतलब ईगो अहम कोई बात आ गई थी। तो मैंने फिर अपने आप पे इम्प्रूवमेंट पे काम करना चालू किया। थोड़ा सा पढ़ाई पे मेहनत करने चालू की, पढ़ने का तरीका चेंज किया, वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज किया, सब चीज चेंज किया। और वहां से उनके प्रोजेक्ट फाड़ने की वजह से ही मैं टॉप 3 तक भी अपना पोजीशन बना पाया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरा। कॉलेज समय में सबसे एक बोल सकते हैं यादगार जर्नी भी बोल सकते हैं कि मेरे को चेंज करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। और कॉलेज में बहुत सारे ऐसे ऐसे और किस्से भी हुए। बाकी ये किस्सा मेरे दिल के पास है क्योंकि इसने मेरे पूरे लाइफ की जर्नी को चेंज कर दिया था। ओके, तो हाँ, होता है कभी कभी कि किसी की बातें हमें बुरी लग जाती हैं, लगता है कि नहीं अब कुछ करके दिखाना है। और वो जो बात उस समय बुरी लगी होती है, लेटर ऑन हम लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, अगर वो चीज ना हुई होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंच पाता। जी, बहुत सही बात कही आपने। एक्चुअल में होता क्या है, उस समय पे हमको ये नहीं पता चलता कि उन्होंने किस वजह से ये किया या क्यों हमारे साथ ये हुआ। पर हाँ, लेकिन जब उसके बाद में हम जब उसका रिजल्ट देखते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए एक ऐसा फेज होता है जो कि लाइफ चेंजिंग फेज हम बोल सकते हैं। अगर वो उन्होंने कॉपी उस दिन नहीं फाड़ी होती तो आज मैं जिस वे से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता हूँ, जिस तरह से मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, जिस तरह से पीपीटीज बनाता हूँ या डॉक्यूमेंटेशन को करता हूँ, वो शायद कभी मेरी सुधर ही नहीं पाती। तो गलतियों से सीखना इंसान को जरूरी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम अपनी गलतियों को छुपाने पे लगे रहते हैं। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं पीपीटीज बनाने भी या पीडीएफ बनाने या मतलब जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस पे काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी,
सर एक किस्सा और आपने बताया था, जिसमें आपने बताया था कि आपके फैकल्टी ने आपसे कहा था, और ये बहुत बड़ी बात है अगर फैकल्टी अगर ऐसा कह दे बच्चे को, क्योंकि फैकल्टी का नॉर्मली काम होता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करे, और उन्होंने आपको ये कह दिया था कि तुम्हें कोर में जॉब नहीं मिलेगी। जी, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये जब हम थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के थर्ड ईयर के एंड पे थे, तो उस समय कॉलेजेस पे कैंपस आना चालू होते हैं। तो मैंने एक दो कॉलेज पे कैंपस पे बैठा हुआ था। पहले कैंपस पे तो एक क्या बोलना चाहिए, बैंकिंग कंपनी आई हुई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा मन नहीं था जाने का। इसके बाद मैंने हमारे कॉलेज में कैटेगरी वाइज होता है कि जो कंपनियां क्या बोलना चाहिए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे बहुत ऊपर लेवल पे होती हैं, उनको A+ कैटेगरी पे रखा जाता है। तो एक ए प्लस कैटेगरी की एक कंपनी आई हुई थी। तो मैंने उस पर अपना इंटरव्यू तक लेवल मैंने अपना रिटर्न भी क्लियर नहीं किया था। तो ऐसे ही सब ग्रुप में खड़े हुए थे, तो सर ने टॉन्ट के हिसाब से बोल दिया कि तुम्हारा तो कोर में कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, तुम तो पढ़ते भी उतने अच्छे से नहीं हो, ध्यान भी नहीं देते, तो कैसे होगा। और सबसे खास बात इसकी ये थी कि वो भी बात मेरे को लग गई थी कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग हो गया। तो उसके बाद हमारे पास फिर A+ की एक और कंपनी आई थी, और उसपे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और कॉलेज के हम लोग के ब्रांच सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, एक मैं था और एक मेरा दोस्त था। तो वो किस्सा भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मेरा क्या बोलना चाहिए, पर्सनालिटी चेंज करने में बहुत हेल्प किया कि नहीं, मेरे को अब करके दिखा रहा है। तो एक जिद होती है, जब कोई लोग आपको टोक दें या जब कोई लोग आपको मतलब आपकी कमियों की वजह से सबके सामने बेइज्जत करें, तो वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन हाँ, उसके एक अगर आप उसको चाहे तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और मैं A+ कैटेगरी वाली कंपनी में भी सेलेक्ट हो गया था। सर आपने बताया था कि यूपीएससी भी एक समय पे आपका ड्रीम रहा था, और यूपीएससी एक सर्टेन एज होती है जिस समय भारत के हर एक युवा को लगता है कि नहीं, उसे आईएएस या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहिए, उसे सिविल सेवा में जाना चाहिए। जी। दो सवाल है मेरे इस पे। पहली चीज कि हाँ हाँ। ये क्या है कि हर एक व्यक्ति, मैं अपने आप की भी बात करूं तो मुझे भी एक समय पे इस एग्जाम के प्रति लगाव रहा है। हर एक जी व्यक्ति को इस एग्जाम के प्रति, इस पद के प्रति लगाव होता है, बट कहीं ना कहीं इंसान आगे बढ़ता है उस चीजों से और आगे सोचता है। तो दो सवाल मेरे ये हैं। पहला कि ऐसा क्या है इस पद में जो कि हर एक व्यक्ति को एक सर्टेन एज पे आके इससे लगाव होता है। दूसरा, जी। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी नहीं, आपको बिजनेस करना है। जी, वो तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप अपना जॉब लाइफ छोड़ के, आप अपना सब चीज छोड़ के एक ऐसी जर्नी पे जाते हैं जिसके कोई एंड ना हो, या एंड नहीं बोल सकते, जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो। तो यूपीएससी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं फोर्थ ईयर में था, तब उससे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को यूपीएससी करना है। मेरा बचपन से एक सपना था कि मेरे पास भी मतलब क्या बोलना चाहिए, एक अच्छी जॉब हो, अच्छा सिक्योर्ड लाइफ हो। और इसके लिए फिर मैं भी यूपीएससी के प्रिपरेशन के पीछे चले गया था। और यूपीएससी के पीछे जाने के पीछे ये था मेरा पहले से ही था कि देश सेवा करनी है, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों के लो लेवल पे से ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक हेल्प करनी है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रूट कॉज पे होती है, वो कभी भी अपर लेवल तक हायरार्की तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि लोगों की प्रॉब्लम जो है अपर हायरार्की से लोअर हायरार्की तक की जो प्रॉब्लम्स है, उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। तो एक वजह ये थी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा। दूसरा ये होता है कि जब भी आप किसी फंक्शंस में जाते हैं, तो वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आप देखेंगे तो कोई आईएएस रहेगा, या पीसीएस अधिकारी रहता है, या आईपीएस रहता है, या डीएसपी रहता है। तो आपके मन में भी आता है, अरे यार इन्होंने क्या किया कि ये इस पोस्ट पे हैं। और उनके लिए जो सम्मान, क्या बोलना चाहिए, इंतजाम देख के कहीं ना कहीं आपके मन में भी आ जाता है कि हाँ, ये पैशनेट लाइफ है, इसमें इस लाइफ की चकाचौंध अलग है। तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए क्या बोल सकते हैं, अपने आप को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने हार्ट पे क्रिएट करना चालू कर देते हैं। और वही सॉफ्ट कॉर्नर है कि इंडिया के हर यूथ का एक बार ट्रिप जरूर होता है कि एक बार मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन एटलीस्ट करूं। यूपीएससी का प्रिपरेशन करते समय मेरे को एक चीज पता चली कि यूपीएससी के प्रिपरेशन हो गया, चाहे सीजीपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, आपके लाइफ में एक ऐसा फेज लाते हैं जो कि आपके वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या बोलना चाहिए, लोगों से मिलने का तरीका, आपका पोस्चर, गेस्चर, सब चीज बदल के रख देता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरा इंटरनल वे से आपको सिखाता है कि एक्चुअल में जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें हम देखते हैं कि बाहर में ये सब चीजें हो रही है, वो बहुत इजी नहीं होती है। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको कोई देख नहीं पाता। हमको लगता है कि एक छोटा सा लेबल है, ये छोटा सा गवर्नमेंट ऑफिसर भी कुछ नहीं कर रहा है। हम कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो सोचते हैं कि यार यार इसका काम ही नहीं है, ये तो दिन भर बैठे रहता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसके दिन भर नहीं बैठने से कितने सारे काम अटक सकते हैं।
तो पहला सवाल का आपका जवाब ये हो गया कि यूपीएससी के प्रिपरेशन मैं इसलिए किया था क्योंकि मेरे कुछ ड्रीम्स थे कि मैं भी देश की सेवा कर सकूं या अपने वैसे कर सकूं। ठीक है, दूसरा चीज होता है कि हर यूथ इसलिए ट्राई करता है क्योंकि एक यूपीएससी पीसीएस से बेसिकली लोगों के लिए, मतलब अपनी कम्युनिटी में आपको, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज में आपके लिए रिस्पेक्ट जनरेट होती है। और एक और चीज है जो कि सबसे हंसने वाली बात हो गई है आजकल, कि अगर आदमी के पास जॉब नहीं है तो घर वाले से बचने के लिए वो यूपीएससी की प्रिपरेशन या पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए चले जाता है, और वहां 1-2 साल काटने के बाद वापस आके फिर से वही चालू कर देता है। तो ये भी एक फनी वे है यूपीएससी से जुड़ा जो लोग आजकल कर रहे हैं। सर, आपके लिए भी डिसीजन जो था वो लेना काफी टफ रहा था। उस किस्से के बारे में बताइए, जब हाँ। आपके जो मित्र थी आपकी, उन्होंने आपको जब मौका दिया और कहा कि नहीं, अब तुम्हें एक डिसीजन पे आना है और तुम्हें चूज करना है या तो यूपीएससी या तो बिजनेस। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और उसने बेसिकली मेरे साथ अच्छा टर्म्स थे, तो मैं उनसे मेरे हर फ्रेंड को मैंने बताया था कि मैं अब कंफ्यूज हूँ, मैं मतलब दो नाव पे पैर रखा हुआ हूँ, कि मेरे को बिजनेस लाइन पे भी इंटरेस्ट आ रहा है और यूपीएससी पे भी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी का मैं प्रिपरेशन 9 to 6 करता था, डेली के डेली 9 to 6 लाइब्रेरी जाके पढ़ना, सब चीज करना, उसके बाद रात को 8 बजे से 11 बजे तक मैं बिजनेस के बारे में सोचता रहता था। तो कहीं ना कहीं मेरी एक लाइफ इम्बेलेंस तरीके से चल रही थी। तो उसने एक दिन गुस्से में कहा कि तुम इस तरह से करोगे तो कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो एक काम करो, मैं तुमको डेट बताती हूँ, डेट मेरे को अच्छे से याद है, 12 जनवरी 2018 का समय था। और उसने मेरे को 10 जनवरी आसपास बोला था कि तुमको 12 जनवरी तक का टाइम है, कि या तो पकड़ लो यूपीएससी का पूरा जर्नी, या तो पकड़ लो आप क्या बोलना चाहिए बिजनेस का पूरा जर्नी, लेकिन 12 जनवरी को मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो अब मेरे पास एक मतलब मरने की स्थिति आ गई थी, इधर भी जाऊं तो भी मरूं, इधर भी जाऊं तो भी मरूं। तो अब मैं सोच में पड़ गया था कि करना क्या है। तो एक मेरी रायगढ़ में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मैं, जितने बोल सकते हैं कि नदी किनारा है, वहां पे मैं जाके अपने सारे डिसीजन लेता हूँ, जितने भी हार्ड डिसीजन होते हैं मैं वहां पे जाके लेता हूँ। पता नहीं क्यों वो जगह मेरे को मतलब शांत भी है, और तो नदी के कोलाहल के कारण वो जगह का थोड़ा सा अहमियत बढ़ जाता है मेरे लिए। तो इसलिए फिर मैं वहां पे पहुंचा था और लगभग लगभग मैं अपने फ्रेंड को लेके गया हुआ था। 3 घंटे मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, मैंने सब चीज अपना स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, इलेक्ट्रिकल गैजेट से लेकर सब चीज। और वो भी मेरे साथ बैठा हुआ था, बस सोच में वो देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। वो बस मेरे को पागलों की तरह देखे जा रहा है, उसको लग रहा था कि मैं पागल वागल होने वाला हूँ। तो मैं वहां पे बैठ के फिर 3 घंटे में आखिरकार एक डिसीजन पे आया। अचानक से मन से निकला, नहीं यार, यूपीएससी सब कोई ट्राई करता है, तू कुछ अलग करेगा। तो तू कुछ अलग करेगा, जो ये मन की बात थी कि हाँ अब मेरे को अलग करना है। अब अलग करने के चक्कर में फिर मैं सोच में पड़ गया कि ये फिर भी अचानक से मन में आया कि यूपीएससी की बिजनेस, मतलब वहां पे भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज तो ड्रॉप करके जाएंगे। तो मैंने यूपीएससी के सपने को वहीं पे नदी पे बहा दिया और इस बिजनेस की स्टार्टअप की राह पे पकड़ लिया था। तो ये एक अच्छा फेज था। और इसके बाद का जो जर्नी हुआ बेसिकली वो भी बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने मिली, और बहुत सारे फ्रेंड्स बने, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। तो वो जो 12 जनवरी 2018 का दिन था वो मैं कभी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। ना ही उस फ्रेंड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बेसिकली उसकी वजह से ही मैं एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच पाया था। जी, तो लाइफ में क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है, एंड अगर कोई दोस्त ऐसे मिल जाए जो कि आपकी एक डिसीजन पे आने में हेल्प कर दें तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। सर, आपने बताया कि 12 जनवरी को आपने डिसीजन ले लिया था 2018 को कि आपको अलग करना है और आपको बिजनेस करना है। चलबो स्टार्ट जी हुआ 7 सितंबर 2018 को ऑफिशियली। तो जी ये जो 12 जी जी। जनवरी से 7 सितंबर के बीच का जो जर्नी रहा था, जब आपने टीम बिल्डिंग करी होगी, आपने लोग ढूंढे होंगे, आपने सारी चीजें की होंगी, उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। बेसिकली 12 जनवरी को मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मेरे को करना है, बिजनेस करना है या स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे मन में किसको बोलूं। मैं कॉलेज पे गया, मेरे दो छह सात अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, मैंने उनको अपनी बताया आइडिया के बारे में, तो उन्होंने सीधा मेरे मुंह पे बोला कि भाई तेरे से बिजनेस नहीं होगा, तू छोड़ दे भाई, तू जाके या तो पोएट्री कर, क्योंकि मैं एक पोएट और एक ऑथर भी हो चुका हूँ, तो या तो तू पोएट्री कर या तो तू भाई जाके चुपचाप जॉब कर ले, क्योंकि बिजनेस करना हर किसी की बस की बात नहीं थी। बच्चों को खेल होता है ना, तो बड़े तो हो ही गए हैं, कर ही लेंगे। उसके बाद मैं अचानक से फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया था कि आपको स्टार्टअप करना है, तो फिर मैं दूसरे दिन उठा। मैं मंदिर बहुत कम जाता था उस समय, ठीक है, तो मैं सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, मंदिर गया। मंदिर से आने के बाद मेरा रूम पार्टनर हुआ करता था किशोर नायर, जो कि आज मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। मेरे और किशोर के 10 साल पुराने रिलेशनशिप है, बोल सकते हो कि हम बचपन के फ्रेंड भी बोल सकते हैं, एक तरीके से कॉलेज से पहले के फ्रेंड है। तो वहां से हम कनेक्टेड थे, तो वो रूम पार्टनर हुआ करता था।
मैं सुबह सुबह गया तो वो थोड़ा सा पहले तो वो शौक में था कि ये बंदा 6 बजे कैसे उठ गया, ठीक है। दूसरा शौक में था कि मैं नहाया, तीसरा शौक में था कि मैं मंदिर से आया, चौथा शौक में वो इसलिए था कि मैं प्रसाद दे के आया उसको। तो उसने मेरे को सीधा बोला, भाई तू करना क्या चाहता है, तेरे को हो क्या गया, तू मेरे को बता। तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं हुआ। मैं उसको सीधा सीधा ऑफर दिया, भाई बिजनेस पार्टनर बनेगा, पार्टनरशिप दूंगा। तो एक पल के लिए जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन था सुबह उठने के बाद, आदमी जो लगता नहीं है कि अचानक से सामने आपके सामने कुछ पत्थर या आपको मार दिया गया, या जबरदस्ती आपके सामने ऐसा कुछ ला दिया गया जिससे आप अचंभा हो जाते हो, वो उस स्थिति में था कि भैया क्या बोल रहे तू। तो मैंने बोला कि बिजनेस करेगा, पार्टनर बनेगा, पार्टनरशिप दूंगा। तो बोलता है, वो 2 मिनट के तो पहले शांत हो गया था, 2 से 5 मिनट वो भी शांत बैठा हुआ था, मतलब बिस्तर के अंदर बैठा हुआ था, सोच पड़ रहा है। फिर बोलता है, तू क्या बोल रहा है, सही सदमे में तो नहीं है ना, बोलता है मेरे को। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं सदमे पे तो नहीं। तो फिर उसके बाद उसने अचानक से बोला कि हाँ ठीक है डन, करना क्या है। मैं बोला ये तो मेरे को भी नहीं पता, अब तू रेडी है तो चल करते हैं अपन। फिर उसके बाद हमारा पार्टनर हुआ करता था प्रकाश यादव, तो हम उसके पास पहुंचे। हमने बताया कि उसका भी रिएक्शन सेम हुआ कि भाई तुम लोग सोच क्या रहे हो, तुम लोग करना क्या चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, मतलब अचानक से ये रातों रात ये कहाँ से आ गया, या इस टाइप की बातें कहाँ से होने लगी। तो उसके मन में भी रहा, तो मैंने उसको सब बताया। तो बोलता ठीक है। अब ये तो हो गया एक टीम बिल्डिंग, बेसिक टीम बिल्ड हो गई, जो कि कंपनी की कोर टीम बोल सकते हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने घर कि अब आइडिया सोचना है। अब बिजनेस करना है वो तो डिसाइड कर लिया था, आइडिया हमारे पास नहीं था। हम पहले नहीं सोचे थे कि हमको स्टार्टअप, चलबो का स्टार्टअप कैसे करना है। तो आइडिया सोचने के लिए सबसे पहले हमको सोचना था बिजनेस का नाम होना चाहिए। तो हमने पहले आइडिया किया, तो आइडिया पे हम जब गए तो आइडिया के लिए मंथन करते करते हमारा फरवरी के समय बीत गया। उसमें हमने ट्रैवल डोमेन ढूंढा कि हम ट्रैवल डोमेन पे करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक टारगेट रायगढ़ था। और रायगढ़ पे ट्रैवल से रिलेटेड कोई स्टार्टअप नहीं थे ना, कोई बिजनेस ऐसे नहीं थे जो कि अक्रॉस छत्तीसगढ़ पे काम करने का ट्राई किए हो। तो हम सोचे चलो ट्रैवल डोमेन ही पकड़ लेते हैं। ट्रैवल डोमेन हमने पकड़ा। और नाम सोचने के लिए, क्योंकि बेसिकली जो चलबो वर्ड है ये छत्तीसगढ़ी में, इसका आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी का एक बहुत कॉमन वर्ड है। इसको डे टू डे लाइफ में अगर छत्तीसगढ़ का पर्सन है छत्तीसगढ़ी बोलता है तो दिन में 4 बार तो जरूर बोलता होगा। तो मतलब इतना कॉमन वर्ड था ये। और इसका मतलब अगर हम मैं इंग्लिश में बताऊं तो लेट्स गो होता है, चलना होता है, ठीक है। तो हम वो वर्ड पे आखिरकार आए, और इस वर्ड को चुनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हम सबसे पहले ओला के डिफरेंट डिफरेंट नाम उठाए, उबर के डिफरेंट डिफरेंट नाम उठाए, और डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पे उठाए। तो हमको समझ में नहीं आता क्या करना है। आखिर बार में अचानक से मेरे कान में दिमाग में आया, चलो चलते हैं घूमने चलबो। तो वहां पे फिर चलबो का नाम आ गया, वो सडनली आया, वो था ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि चलबो का नाम रखना है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी। इसमें उस समय जितने भी हमने 1.5 महीना मंथन किया, मेरी दीदी भी हमारे साथ रहा करती थी। मेरी दीदी के भी नाम को देने में उनका एक्चुअली नाम वो उन्हीं की तरह दिया गया है, चलबो का नाम। तो वो उनके स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जर्नी में वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस अदा करती हैं। तो एक ये तरीके से बोल सकते हैं कि ये हो गया। उसके बाद मेरा कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि कोरी कंपनी में अपना सिलेक्शन होने वाला था। तो कोरी कंपनी में जब अपना सिलेक्शन हो गया था तो मैं सोचा चलो जॉब लाइफ भी ट्राई करके आते हैं। तो जॉब लाइफ ट्राई करने के चक्कर में मेरे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो गई, और हेल्थ इशू के चक्कर में फिर मेरे को वापस जॉब छोड़ के आनी पड़ी। इससे एक चीज ये मिला कि मेरे को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी हो गया था कि हाँ कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा, ताकि कंपनी को फॉर्म करने में इजी हो। तो ये बेसिकली एक जर्नी थी, और इसके बाद जो स्ट्रगल हुआ वो भी अलग अलग ही किस्सा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग, जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे होते हो या कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहे होते हो ना, तो लोग आपको खींचते हैं, कहते हैं सपने मत देखो, कहते हैं कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, सेफ जोन में रहो, नहीं नौकरी के लिए बने हो तुम। तो क्या ऐसा हुआ आपके साथ कभी, कभी किसी ने आपको नीचे खींचने की कोशिश करी, या किसी ने आपको बोला नहीं नहीं इतना बड़ा कहाँ उड़ रहे हो, इतने बड़े ख्वाब क्यों देख रहे हो तुम? जी जी जी, इसका एक किस्सा बोल सकते हैं कि बेसिकली मेरा जो पार्टनर है किशोर, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसकी 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस का सोचा नहीं है। मेरे घर में अगर मैं मेरे घर में बताऊं तो मेरे घर के मेन प्रोफेशन अगर बोल सकते हैं तो एग्रीकल्चर और टीचरशिप है। मेरे नेटिव मामा के घर साइड से भी और मेरे घर साइड से भी लगभग मैं टीचर्स की संख्या जोड़ू तो 25 टीचर मेरे घर में ऑन द बोर्ड है, गवर्नमेंट टीचर्स की संख्या। तो मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिफरेबल है और एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देती है। तो डेफिनेटली एक टफ डिसीजन था। जब घर आया तो घर वाले पहले मदर एंड सिस्टर ने सपोर्ट किया, चलो तुम ट्राई करना चाहते हो तुम करो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली मेंबर्स होते हैं कि उनका ये कहना था कि भाई अभी के तुम्हारे एज में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अब तुम ऐसा चीज ट्राई करने का बोल रहे हो जिसमें तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुमको लड़की कौन देगा। सबसे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता था कि तुमको लड़की कौन देगा। मतलब अभी मैं 20 साल का 21 साल का बच्चा हुआ करता हूँ,
उसको लड़की शादी के लिए जबरदस्ती लड़की कौन देगा, इस टाइप की बातें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्या बोलना चाहिए रिलेटिव्स आए, वो तो सीधा मुंह पे बोल गए कि भाई तुम लोग के लेवल का नहीं है, जो औकात वर्ड होती है कि तुम उस औकात के नहीं हो कि तुम इस चीज पे कर पाओगे, या तुम इतने लेवल के आगे नहीं बढ़े हो कि उस काम को तुम एक पर्टिकुलर फेज पे कंप्लीट कर पाओगे। तो सपने इतने देखो कि जो पूरे हो सके। तो मैंने उनको बोला कि आपने क्या ट्राई किया था, तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं फेल होऊंगा। तो उनका यही जवाब था कि मैंने लोगों को देखा है, मैंने क्या बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा है। मैंने बोला अच्छा तजुर्बा है किस फील्ड में। तो एक बहस टाइप की स्थिति हो जाती थी उनसे, और लोगों को लगता था कि अभी भी लगता है लोगों को कि मैं इगोइस्टिक हो जाता हूँ थोड़ा सा जब किसी ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन चलता है। तो लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग में सपोर्ट करने वाले बहुत कम हुआ करते थे। मेरी मदर, मेरी सिस्टर के अलावा 2-3 ऐसे फैमिली फ्रेंड्स थे जो कि सपोर्ट करते थे कि हाँ चलो तुम ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा है, एटलीस्ट करो। और धीरे धीरे जब मैंने अब काम करना चालू किया, जब मेरा काम का रिजल्ट दिखना चालू हुआ, जब लोगों को मेरे बारे में पता चलने लगा, जब जल्बों के बारे में पता चलने लगा, तो मेरे और किशोर का अप्रिसिएशन हर जगह होने लगा। और इसकी वजह से एक ये हुआ कि फैमिली के जो रिलेटिव्स हुआ करते थे, जो बोलते थे कि तुम्हारी औकात से बाहर है, आज भी वो खुद सपोर्ट करते हैं। और बहुत 2-3 ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब बोल सकते हैं कि बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम अगर उनको या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ मतलब ऐसे जो कि आउट ऑफ द उनके कम्युनिकेशन से हो जाता है, तो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने 2 साल में अपने आप को इतना डेवलप जरूर कर लिया है कि वो लोग को अब कन्वर्ट होने लगे हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, हमने बोला था कि तुम सही कर रहे हो, तुम करो। मतलब उस समय उन्होंने कुछ और बोला था, लेकिन अब उनका जवाब आता है कि हमने बोला था कि भैया तुम कर ही लोगे। तो एक ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग फेज होता है स्टार्टअप के में, हर किसी के जर्नी में, कि लोग आते हैं और लोग पहले तो आपको गलत बोलेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे या जब आप सक्सेस की या थोड़ा सा एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे, जब बेसिक स्टेप्स चढ़ने लगे सक्सेस का, तो लोग आके फिर ये बोलने लगे कि भैया हमने तो तुम्हारा सपोर्ट किया था। और 10 लोगों को बताएंगे भैया ये मेरा रिलेटिव है और ये ऐसा कर रहा था तो मैंने इसको सपोर्ट किया था, मैंने इसको टिप्स दिए थे, जबकि एक्चुअल में होता कुछ। ये हर जगह होता है सर, पहले लोग कुछ और बोलते हैं, जब देखते हैं कि इंसान जी जी सक्सेसफुल जी हो जी, गया है। ये ह्यूमन की माइंडसेट टेंडेंसी होती है कि बेसिकली अपने आप को गलत साबित नहीं करना है। बिल्कुल सर। स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो काफी अच्छी मुहिम रही है, काफी अच्छा इनिशिएटिव रहा है भारत सरकार का। तो आपका कैसा नाता रहा स्टार्टअप इंडिया के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपने पार्टिसिपेट किया, आपने जीता, वो क्या था स्टोरी, वो जरा प्लीज बताइए। बेसिकली क्या है, जब मैं स्टार्टिंग फेज पे था, तो मेरे को डाटा माइनिंग का बहुत शौक था कि किसी भी वेबसाइट को खंगालना, उसका डाटा निकालना या उसके डिटेल्स निकालना बहुत पसंद हुआ करते थे। तो मैंने स्टार्टअप इंडिया की साइट पे DITP के लिए अप्लाई किया था। तो वहाँ पे 2-3 इनिशिएटिव्स थे, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर आप बात सही, मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि मैंने स्टार्टअप इंडिया के साइट से आज तक से 2 से 3 लाख का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज कर लिया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी हमारे लिए वरदान साबित हुआ। बहुत सारी टास्क हमारी कंप्लीट हो गई इसकी वजह से, बहुत सारी चीजें हमको मिली। और सबसे खास बात ये हुई कि आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप के फेज में हमने बहुत सारे जर्नी किया करते थे। तो 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर जब हम जाते थे, तो लोग हमसे पूछते थे कि पर डे हम जब बाइक पे जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि भाई आपका और दूसरे ट्रैवल एजेंसी में क्या अंतर है। तो हमारे पास एक प्रूफ हुआ करता था कि भैया हमारे पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। और स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मतलब बोल सकते हो डॉक्यूमेंटेशन काम मैंने हमेशा से प्रायोरिटी पे रखे हुए थे। तो हर डॉक्यूमेंटेशन रहता था, तो लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड होता था कि एक छोटे से बच्चे, क्योंकि ट्रैवल फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे 30-30 साल, 40-40 साल के एक्सपीरियंस वाले ट्रैवल कंपनीज हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था कि 40 साल की कंपनी जो कि 40 साल से सेम काम कर रही है, जितना हमारा दोनों का एज मिला के नहीं होता है, तो हम उनसे कॉम्पीट करने चले थे। तो वहीं कहीं ना कहीं हमको स्टार्टअप इंडिया की साइट से बोल सकते हैं इनिशिएटिव से बहुत सपोर्ट मिला। और इसके कारण ही हम धीरे धीरे वेबसाइट पे जब मैं खंगालना चालू किया, तो हमको पता चला कि स्टार्टअप इंडिया इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता है। और लगभग लगभग मैंने 150 से 300 फॉर्म ऐसे ही भर दिए। पहले 2 फॉर्म भरे, रिजेक्ट हुए। रीजन पता चला कि क्यों रिजेक्ट हुए, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की साइट पे आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत बार रीजन के साथ आता है कि इस वजह से आपको प्रोजेक्ट दिया गया या इस वजह से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें को जब मैं भरा, तो एटलीस्ट मैंने उस समय, मेरे को याद है जब हम पहला इवेंट जीते थे, टॉप 10 आए थे। स्टार्टअप इंडिया ब्रांडिस इवेंट हुई थी एक, तो उसमें मार्केटिंग सपोर्ट मिला हुआ था हमको, तो टॉप 10 हम सेलेक्ट हुए थे। तो उस समय लगभग लगभग मैंने उस समय 250 से 300 फॉर्म भरे थे। तो ये 300 के आसपास का फॉर्म नंबर था कि जिसमें मैंने भरा था, और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एक व्हाट्सएप का ग्रैंड चैलेंज हुआ, जिसमें व्हाट्सएप 500 USD मतलब 35,000 रुपए अप्रोक्स का ग्रैंड दे रहा था सब स्टार्टअप्स को, टॉप 500 स्टार्टअप को। तो उसमें भी अपने को मिला था, जो कि हमारी मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और उसी कारण ही चेल्बो का नाम छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास पहुंचा और वो कस्टमर में कन्वर्ट किया।
तो एक तरीके से बोल सकते हैं स्टार्टअप इंडिया की जर्नी बहुत ही हेल्पफुल रही है हमारे लिए इन केस ऑफ सपोर्ट और बोल सकते हो मेंटर कनेक्टिंग पीपल और क्या बोल सकते हैं मार्केटिंग के लिए। तो हमारे लिए तो बाकी के लिए जर्नी डिफरेंट हो सकती है, बाकी हमारे लिए एक यूजफुल टर्म्स होता है। जी सर, आपने बताया आपका जो स्टार्टअप था वो शायद आपके कॉलेज का पहला स्टार्टअप था और आपकी जो कम्युनिटी है उसका भी पहला स्टार्टअप था, और इस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे आज चलबो है उसको लाने में काफी सारी कठिनाइयां हुई, काफी सारे, जिसे कहते हैं ना, डार्क फेज से इंसान निकलता है, रातों से निकल के ही सवेरा आता है, तो वो कैसा होता है उस डार्क फेज को एक्सपीरियंस करना। सबकी लाइफ में अपना अपना बेसिकली डार्क फेज होता है, फिर भी मैं आपकी जी लाइफ से जानना चाहूंगा कि कैसा होता है। बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे कॉलेज से स्टार्टअप हुए होंगे, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं क्योंकि पुराने कॉलेज वालों के पास डाटाबेस नहीं था, लेकिन हाँ हमारे कॉलेज से फर्स्ट ट्रैवल बेस्ड स्टार्टअप, ट्रैवल बेस्ड कंपनी है जो कि स्टार्टअप की है। तो हम एक तरीके से फर्स्ट ट्रैवल स्टार्टअप हुए अपने कॉलेज के, और ये आज भी हम कनेक्टेड हैं और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट भी मेरे साथ कनेक्टेड है जिनको मैं मेंटरशिप करता हूँ। तो एक तरीके से बोल सकते हैं हमारे लिए एक गौरव की बात थी कि उस कॉलेज से निकल के उस कॉलेज में फर्स्ट ट्रैवल स्टार्टअप बनते हैं। एक इजी फेस तो नहीं था, हाँ प्लानिंग मैंने की, उन टीचरों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को टोका, जिन्होंने मेरी गलतियों को बताया, चाहे वो पेपर फाड़ने से लेकर रहे, चाहे जॉब के लिए रहे। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने भी मेरा एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ पे एक चेंजिंग फेस के रूप में अपने आप को दिया था कि बेसिकली मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊँ। तो मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। और इस जर्नी का एक खास बात ये था कि जब मैं अपना जॉब छोड़ के आया तो अब हमको कनेक्ट करना था लोकल ट्रैवल एजेंट से या लोकल ट्रैवल कंपनियां थे या जो ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करते ताकि हमारा नेटवर्क बिल्ड हो सके। तो इसके लिए मैं और मेरा पार्टनर किशोर लगभग लगभग हर दिन बाइक पे निकलते थे। और बरसात के समय था, मेरे को याद है एग्जैक्टली जून का महीना स्टार्ट हो गया था। मैं जो अगस्त में आया था, तो जुलाई अगस्त में आया हुआ था वापस जॉब छोड़ के। तो जो बरसात का मौसम हुआ करता था तो हम सुबह सुबह 9 बजे निकलते थे। रास्ते में जो भी मिल जाए, चाय मिल जाए तो चाय ले लेते थे, नाश्ता मिल जाए तो भजिया खा लेते थे, बड़ा खा लेते थे, समोसा खा लेते थे, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ताकि हम पेट्रोल का एक्सपेंसेस बचा सकें। और क्योंकि एज ए स्टार्टअप हमको पहले से पता था कि पैसे हमारे पास रहेंगे लेकिन हमको उसको बचा के चलना है। तो उसके लिए हम भी धीरे धीरे हर दिन 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर एक सिंगल बाइक पे हम ट्रेवल किया करते थे। कभी मैं चला रहा हूँ, कभी वो चला रहा है, कभी हम रास्ते में गिर जाते थे तो पीछे मुड़ के देखते जरूर थे कि कोई देखा तो नहीं। हाँ, अगर कोई नहीं देखा तो गाड़ी उठाते थे, पीछे निकल जाते थे ताकि लगे ना कि हाँ कोई देख लेता तो थोड़ा सा फील आता है ना कि अरे हाँ हम गिर गए और उसने देख लिया। तो लगभग लगभग 7 से 8 बार हम गिरे होंगे, रोड की फिसलन के कारण बोल सकते हो या किसी और की गलती के कारण बोल सकते हो या रोड के गड्ढों के कारण बोल सकते हो। तो वो फेज एक था। और दूसरा है कि हम कॉस्ट बचाने के लिए नाश्ता करते थे, बेसिक नाश्ता करते थे, समोसा है 10-20 का बड़ा जो भी मिल जाता था। तो ये स्ट्रगलिंग फेज हमारे लिए हुआ। और सबसे खास एक और हिस्सा ये है कि रही बात हमारी कम्युनिटी की फर्स्ट स्टार्टअप की, तो कम्युनिटी का फर्स्ट स्टार्टअप इसलिए हुए क्योंकि आज तक मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कम्युनिटी एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करती है। मतलब हमारे कम्युनिटी पे जितने लोग हैं, जितनी फैमिलीज होंगी, सब एग्रीकल्चर पे बेस्ड ज्यादा ध्यान देती है और गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा प्रेफरेंस रखती है। तो किसी ने स्टार्टअप करने का सोचा नहीं, बिजनेसमैन बहुत सारे हैं लेकिन स्टार्टअप का एक तरीके से बोल सकते हैं हम फर्स्ट स्टार्टअप हुए। और एक और खास ये हुआ था कि मतलब जब हम सब चीज कर रहे थे तो लोगों का सपोर्ट भी मिलना चालू हुआ। कई कई जगह लोग मिलते नहीं थे। और सबसे खास बात ये थी कि हम कहीं कहीं जगह पे लोगों ने हमको मिलने के लिए टाइम दिया था और वो 2-2 दिन 3-3 दिन तक आता नहीं था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फेस हुआ जो कि भी हमको सिखाया कि लोगों से मिलना कैसे है, लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक डार्क फेस हुआ, लेकिन डार्क फेस भी बहुत सारी चीजें सिखा देता है। और सिखाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जब तक निकलेंगे नहीं रोड पे तो आपको पता नहीं चलेगी कि आपके लिए गलतियां कहाँ हो रही है, आप प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो ये बेसिकली एक भी फेस बहुत हमारे लिए अच्छा हुआ और बहुत सारी चीजें सीखने मिली। और होप सो वो फेस के कारण ही आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बन पाए हैं। जी, बोल सकते हैं कि 2 साल में जो हमने जितने सारे अभी तक अप्रोक्स 1000 से ज्यादा कस्टमर हमने सर्व किए। 15 से 20 हमारे पास कॉर्पोरेट है जो कि उसमें से 10 है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो ये फेस हमने डेवलप किया है कस्टमर जर्नी के थ्रू। जी जी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा आपसे, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे आपकी जर्नी से जो अभी तक आपने सीखा है, या ओवरऑल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे अपनी लाइफ जर्नी से? देखिए, लाइफ जर्नी ऐसी होती है कि आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं कि आपका डायरेक्शन किस तरफ जाने का। जैसे मैंने भी स्टार्ट नहीं किया था तो मेरे को लगता था कि हम कैसे करेंगे, हमको क्या होगा। मेरे को नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी मार्केटिंग कैपेबिलिटी है या मेरी तरफ मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मैनेजमेंट की क्लासेस भी देता हूँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे पास 60 स्टूडेंट का 2 बैच हो चुका है जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट सिखाया है, बेसिकली अपने लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। इसके अलावा जर्नी में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले
जो कि मतलब मैंने कभी उनसे सोचा नहीं था कि कभी उनसे कनेक्ट होगा, या बोल सकते हैं कि जो मेरी लाइफ में बहुत अहम फेस अदा करेंगे। ऐसे मेरे 10 से 15 फ्रेंड हुए जो कि बेसिकली बोल सकते हो कि मेरे हर लो टाइम पे, हर अप टाइम पे, हर हाई टाइम पे, हर लो टाइम पे मेरे साथ हुए। तो स्टार्टअप की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब तक आप चालू नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको पता नहीं कि आगे गड्ढा आएगा, कि आपके लिए नदियां रहेंगी। तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट करनी है, या आपको स्टार्टअप करने का प्लान भी कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि चलो अपने दम पे कुछ भी कर, चाहे वो जॉब से रिलेटेड रहे, चाहे वो ड्रीम जॉब से रिलेटेड रहे, चाहे वो स्टार्टअप से रिलेटेड रहे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड रहे, एटलीस्ट स्टेप उठाओ कि ट्राई करो, ताकि बाद में लाइफ में रिग्रेट ना रहे। मैं हमेशा ये करता हूँ कि मेरे को अगर मैंने किसी चीज को सोचा, तो मैं उस चीज को हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लाइफ में रिग्रेट ना बचे। अगर आपको कुछ चीजें प्लान की हुई है, किसी को किसी बात बतानी है, या कुछ भी आपने प्लान किया है लाइफ में कि एक बार ट्राई करना है, किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट एक ट्राई करो। फेल हो गए, ज्यादा फेल हो गए, जो समाज है, जो लोग है, वो आपको 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। जिस तरह से क्या होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते हैं ट्विटर पे, उस तरह ट्रेंडिंग आप भी आएंगे और भूले जाएंगे। अगर आपका फेलियर हुआ, तो फेलियर एक समय के लिए ट्रेंड पे रहेगा, लेकिन दूसरे दिन सब भूल जाएंगे कि अरे हाँ यार, तू तो ट्राई किया था ना, चल कोई बात नहीं, किया तो था। मेरा वो दोस्त है जो कि आज तक ट्राई नहीं किया। तो मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि समय परफेक्ट नहीं होता, डिसीजन ले लो और उसको परफेक्ट बना दो। और ये लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र है कि डिसीजन ले लो, परफेक्ट बना लो, और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रखो कि वो डिसीजन लिया था गलत ही हुआ ना, क्या दिक्कत है, फेल हो जाओगे ना, क्या दिक्कत है, कुछ हुआ, नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, पैसे डूब गए ना, क्या दिक्कत है, पैसे ठीक कमा लोगे। जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए, उस पास्ट एक्सपीरियंस से आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो वो गलती आप फिर से नहीं करोगे। हाँ, ये है कि आप में मैच्योरिटी डेवलप होगी जब आप अपने लिए काम करने लगोगे। जब आप दूसरों के लिए काम करोगे, या जब दूसरों के सोच के लिए काम करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने मन की संतुष्टि के लिए काम करो, चाहे वो जॉब रहे, चाहे बिजनेस रहे, चाहे कोई भी फैक्ट रहे। तो ये मेरा कंक्लूडिंग वर्ड बोल सकते हो आप, कि बेसिकली एक जितने भी यूथ है उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप के लिए जिंदगी जिए, दूसरों की जिंदगी जीने के लिए हजारों लोग पड़े। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि समय परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करना है, डिसीजन लेना है और उसे परफेक्ट बनाना है। जस्ट इन केस अगर चीजें काम नहीं भी करती हैं, तो निराश हताश नहीं होना है। क्यों? एक एक्सपीरियंस मिला है, हम उसे सीखेंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हम सलाम करते हैं सर आपके इस जज्बे को। अमित जी, आपने समय निकाला हमारे शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थे अमित पटेल जी, सीईओ ऑफ चलबो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बताया इनकी जर्नी के बारे में, किस तरह इन्हें कॉलेज लाइफ में बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, किस तरह उन्होंने सारे क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली लिया, किस तरह इनके फ्रेंड्स ने इन्हें मोटिवेट किया कि एक डिसीजन लो लाइफ में और आगे बढ़ो, एक डिसीजन पे स्टिक करो। हेल्थ इश्यूज आए, नौकरी से ये वापस आए और इन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया। इनके फ्रेंड्स जो इनके रूममेट थे, उन्होंने काफी इनका साथ दिया, और आज चलबो इंडिया एक जानी मानी कंपनी है। इनफैक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चलबो इंडिया के सारे लिंक्स, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कनेक्ट करें हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, हमें बताएं और हम दुनिया को बताएंगे।